हेलो पीपल, वेलकम टू द यूपीएससी थिंग्स। ये चैनल यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स और जीएस के कुछ टफ टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स को इजी एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर में बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की। ठीक है, क्या होता है प्रोडक्टिविटी? तो देखिए, प्रोडक्टिविटी दो प्रकार की होती, एवरेज और मार्जिनल। एक एग्जांपल लेते हैं। ये 1 एकड़ का लैंड है। ठीक है, यहाँ पर टोटल 5 लेबर काम करते हैं। ठीक है, और ये काम करने के बाद 2 टन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर मुझे यहाँ की प्रोडक्टिविटी देखनी है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी किसी भी चीज़ की हो सकती है। अगर मैं लैंड की देखूँ या किसकी, तो प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रोडक्टिविटी होता है आउटपुट, यानी वहाँ से आउटपुट क्या मिला, अपॉन में इनपुट, यानी इनपुट क्या दिया था। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें लैंड की प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, तो आउटपुट कितना था, 2 टन, और इनपुट कितना था, तो 1 एकड़ लैंड। ठीक है, 1 एकड़। तो प्रोडक्टिविटी कितनी आई, वो आई 2 टन पर एकड़। ठीक है, इसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्टिविटी। ऐसे ही अगर मेरे को लेबर की निकालनी है, तो आउटपुट कितना था, 2 टन, लेबर कितने हैं, 5। ठीक है, तो आउटपुट इनकी प्रोडक्टिविटी इतनी आएगी 0.4 टन पर लेबर, यानी एक लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी, एवरेज प्रोडक्टिविटी 0.4 टन। ठीक है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये होती है कि इनपुट में चेंज करने से आउटपुट में कितना चेंज आया। सपोज इसी एग्जांपल में मान लीजिए कि लेबर एक और आ गया। ठीक है, उसको कोई जॉब वॉब नहीं मिली, तो वो भी एग्रीकल्चर में आ गया, 6 लेबर हो गए। ठीक है, और अगले साल जो प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 2.2 टन। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी के हिसाब से क्या होगा, एवरेज प्रोडक्टिविटी के हिसाब से होगा 2.2 टन और 6। ठीक है, जो कि कितना आएगा, जो कि आएगा 0.36 टन। यानी आप देख सकते हैं कि एक एवरेज प्रोडक्टिविटी तो वो सिंपल डिवाइड करके बता रहा है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में होता है चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट, और नीचे लिखेंगे हम लोग चेंज इन इनपुट। अब देखिए, इस एग्जांपल में इनपुट में कितना चेंज हुआ, तो 1, क्योंकि एक लेबर बढ़ा। प्रोडक्शन कितना बढ़ा, 0.2। ठीक है, तो अगर आप इसकी प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो कितनी आएगी, 0.2 टन पर लेबर। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर दूं मैं इसको, तो कितनी आ गई, 0.2 टन पर लेबर। यानी ये जो एक बंदा जुड़ा था, इसकी कितनी है, 0.2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एवरेज जो एफिशिएंसी आई थी प्रोडक्टिविटी, उससे इस बंदे की प्रोडक्टिविटी कम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में एक चीज़ आपने आगे आएगी, वो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उसमें क्या होता है, तो यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार सवाल आया था कि व्हाट इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसका जो जवाब था, वो जवाब था कि मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ज़ीरो होती है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए इस एग्जांपल में अगले साल एक और बेचारा बेरोजगार, उसकी भी नौकरी चली गई, वो आ गया। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन 2.2 ही हुआ अगले साल, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी आएगी, तो चेंज इन इनपुट कितना हुआ, 1, एक लेबर बढ़ा, लेकिन चेंज इन आउटपुट कितना हुआ, 0, क्योंकि प्रोडक्शन उतना ही हुआ, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी, 0। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो 7वां बंदा आया था, इसका चल रहा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है कि भाई वो एम्प्लॉयड दिख तो रहा है कि हाँ कुछ काम कर रहा, लेकिन उसके काम का कोई मतलब नहीं निकल रहा, क्योंकि उस लैंड पर ज़्यादा मजदूरों का कोई काम ही नहीं था, ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे, एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर में इतने लेबर्स लगे हुए हैं जिनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर उनमें से कुछ हटा भी देंगे तो भी शायद प्रोडक्शन उतना ही होगा। ठीक है, तो वो जो हटा दिए हमने, उनके हटने से प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आया, तो वो लोग जो है उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी है 0। ठीक है, अब ये हम लोग क्यों निकालते हैं, तो ये हम लोग इसलिए निकालते हैं
क्योंकि इससे हम तय करते हैं कि इसकी इफेक्टिविटी कितनी है। जैसे जो छठवां बंदा आया था उसकी हमको एक इफेक्टिवनेस पता चली, एफिशिएंसी पता चली। सो यह है कैपिटल प्रोडक्टिविटी। कैपिटल प्रोडक्टिविटी जितनी हाई होती है ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा है। ठीक है, अब एक चीज़ दिक्कत ये देती है कि ये जैसे रेशियो लिखा है तो ये रेशियो बढ़ेगा घटेगा, ये कैसे पता करें। ठीक है, ये एक बेसिक मैथमेटिक्स है। इसमें हमें न्यूमरेटर यानी ऊपर की जो वैल्यू है उसे देखना होता है। मान लीजिए आउटपुट बढ़ रहा है तो मैं कह दूंगा कि ये पूरा रेशियो बढ़ रहा है, यानी कि ये क्या था, ये प्रोडक्टिविटी थी कैपिटल की। तो अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी कैपिटल की क्या है, बढ़ रही है, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि हमें पैसा उतना ही लगाया लेकिन उससे हमारा प्रोडक्शन यानी आउटपुट बढ़ रहा है। ठीक है, अगर ये घट रहा होता तो हम कह देते कि ये जो पूरा रेशियो है ये बॉक्स ये घट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो जब भी जैसे इकोनॉमी में जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स के वो ऐसे ही आते हैं कि मान लीजिए कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी कैपिटल की जो है वो बढ़ रही है तो इससे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो उस समय हमें लिंकेज बिठानी पड़ती है, तो उस समय हमें ये डायग्राम देखना पड़ता है कि हाँ भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है यानी कि आउटपुट बढ़ रहा है। ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। कैसे, आउटपुट में कोई चेंज ना हो, कैपिटल में कमी आ जाए, तब भी ये रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी 4 रुपये में जो आउटपुट बन रहा था अब वो सिर्फ 3 रुपये में बढ़ रहा है, तो भी हम बोलेंगे कि हाँ भाई प्रोडक्टिविटी क्या हुई, कैपिटल की बढ़ गई। ठीक है, यानी कि नीचे वाला जो भी लिखा रहता है ये इन्वर्स चलता है रेशियो के। ठीक है, अगर ये कम हुआ तो रेशियो बढ़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि कल को क्वेश्चन आता है कि कंट्री में प्रोडक्टिविटी जो है कैपिटल की वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेम आउटपुट है वो हम निकाल पा रहे हैं विथ लो कैपिटल। ठीक है, यानी कम कैपिटल से हम सेम आउटपुट निकाल पा रहे हैं, तो उसे कहेंगे कि प्रोडक्टिविटी हाई हो रही है। ठीक है, इसका ठीक है उल्टा अगर कर दें यानी कैपिटल ऊपर लिख दें और आउटपुट नीचे, तो इस चीज़ को क्या कहेंगे, इस चीज़ को कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, कैपिटल आउटपुट रेशियो होता क्या है, तो ये देखता है कि कितना कैपिटल लग रहा है पर यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने में। ठीक है, यानी आउटपुट नीचे है तो 1 यूनिट आउटपुट बनाने में मुझे कितना कैपिटल लगेगा, उसे कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, अब कैपिटल आउटपुट रेशियो में ये है कि मान लीजिए ये जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है अगर ये ज़्यादा होगा तो हमारी इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा होगा। आप खुद सोचिए कि कैपिटल ज़्यादा लग रहा है उतना ही आउटपुट बनाने में, क्या ये अच्छा होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, अगर ये कम होगा यानी ये रेशियो कम होगा जब कैपिटल कम होगा तो क्या ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। तो अगर पूछते हैं कि कैपिटल आउटपुट रेशियो, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो इज़ गुड, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स, जैसे प्रीलिम्स में आपको देखने को बहुत मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब ये है कि उसी आउटपुट को बनाने के लिए हम लोगों को ज़्यादा कैपिटल यानी ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो इट्स नॉट गुड। अब हमारे जो इंटरेस्ट की इसमें चीज़ रहती है वो ये रहती है कि आउटपुट हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में जो भी आउटपुट होता है वो टोटल मिला के वो जीडीपी कहलाता है। ठीक है, तो कैपिटल अपॉन में जीडीपी, ये जो रेशियो है ये हमारी मैक्रो इकोनॉमी के काम का होता है कि भाई हमारे को अगर 1 यूनिट जीडीपी बढ़ानी है तो कितना कैपिटल लगेगा। ठीक है, वो इस रेशियो से आराम से आ जाएगा। अब हम देखेंगे ICOR यानी कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये क्या होता है। तो देखिए इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, अब ये क्या है। सो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें जो कैपिटल अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशियो था उसकी जगह हम लिखेंगे चेंज इन कैपिटल अपॉन में चेंज इन आउटपुट। ठीक है, यानी कि कितना कैपिटल चेंज करने से आउटपुट में कितना चेंज हुआ। ठीक, तो ये ज़्यादा होगा या कम होगा अगर हमें ये देखना है, यानी ICOR ज़्यादा इकोनॉमी के लिए अच्छा है या फिर कम इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो आप देखिए कि अगर चेंज इन कैपिटल यानी ICOR ज़्यादा कब होगा, जब ये जो चेंज इन कैपिटल है ये ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि मेरे को आउटपुट में जो चेंज करना है उसके लिए जो कैपिटल है वो ज़्यादा चेंज करना पड़ रहा है, यानी कि ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है। तो क्या ये अच्छा है, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ICOR जितना कम होगा
उतना इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, यानी कि भाई अगर आप कम कैपिटल को चेंज करेंगे, यानी पहले कैपिटल 4 था, ठीक है, वहाँ से आपने उठा के 5 रुपये कर दिया, पहले आउटपुट कितना था, 6 रुपये था, अब बढ़ के 8 रुपये हो गया, यानी 1 यूनिट बढ़ाने पर कैपिटल पे आउटपुट 2 यूनिट बढ़ा। तो ये अच्छी बात है कि भाई कैपिटल कम बढ़ाना पड़ा और आउटपुट उसके कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये रेशियो यानी ICOR कम होगा तो इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब इसको हम अगर और अच्छे से देखें तो चेंज इन कैपिटल को मैं बोल सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट परसेंट, यानी कैपिटल जो आता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट परसेंट इन GDP। ठीक है, यानी हमारी देश की GDP उसमें इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, उससे होने वाला परसेंट चेंज इन GDP, यानी कि उससे GDP में कितना चेंज हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। तो ICOR क्या है, ICOR होता है चेंज इन कैपिटल अपॉन में चेंज इन आउटपुट, चेंज इन कैपिटल विथ रिस्पेक्ट टू GDP, वहीं पर चेंज इन आउटपुट विथ रिस्पेक्ट टू GDP। इसको हम लोग कहते हैं कि भाई कैपिटल चेंज कितना हुआ GDP के अंदर, तो उसको मैं कह दूंगा इन्वेस्टमेंट परसेंट। ठीक है, भाई कैपिटल आने का मतलब क्या है, या तो FDI आएगा या कुछ आएगा, यानी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट परसेंट क्या है GDP में, और नीचे चेंज इन आउटपुट या चेंज इन GDP, तो परसेंट चेंज इन GDP। ठीक है, यानी ICOR क्या बता रहा है, ICOR बता रहा है कि कितने एफिशिएंट तरीके से आप एक एडिशनल कैपिटल को यूज़ करते हैं। ठीक है, कि आपके छोटे से कैपिटल में छोटा सा चेंज करने पर आपने GDP में बड़ा सा चेंज लिया है। ठीक है, सपोज़ इंडिया का कैपिटल ICOR अगर 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि 5 रुपये एक्स्ट्रा कैपिटल लगेगा मुझे, अगर मुझे 1 यूनिट या 1 रुपये की GDP और बढ़ानी है तो। अब आप बोलेंगे कि 5 रुपये हम लगा रहे हैं और 1 रुपये की GDP आगे बना रहे, तो ये तो हमारे को 4 रुपये का घाटा हुआ। तो ऐसा नहीं है, ये कैपिटल गुड है, यानी ये मैंने एक बार लगाया, इससे मुझे 1 रुपये का आउटपुट मिला, लेकिन ये 5 रुपये भी ख़त्म नहीं हुए, इसको अगले साल मैं फिर यूज़ करूँगा। ठीक है, ओके। अब ये कैपिटल अगर और एफिशिएंट हो जाए, यानी ICOR को मैं कम करना चाहता हूँ, कम इन द सेंस ICOR अगर इंडिया का 3 रुपीज़ हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं 3 रुपये लगाऊंगा एक्स्ट्रा कैपिटल के और मुझसे 1 रुपये GDP मिल जाएगी। तो क्या ICOR कम अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, कम अच्छा है। ठीक है, ये हो गई ICOR की बात। अब एक चीज़ ये फॉर्मूले से निकालना है मुझे, वेट अ मिनट। देखिए ये चीज़ें कैलकुलेशन वाली होती है। ठीक है, आपको एक बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए जो कि CSET में भी काम आएगी। ठीक है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को लेता हूँ जो कि लिखा हुआ था इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन GDP, ठीक है, और अपॉन में लिखा था परसेंट चेंज इन GDP, यही था ICOR के बराबर। अब ये जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में, इसको उठा के अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट परसेंट GDP इक्वल टू ICOR, तो ये इधर आ जाएगा परसेंट चेंज इन GDP। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए परसेंट चेंज इन GDP, यानी मैं चाहता हूँ कि मेरी इकोनॉमी की GDP जो है वो 8% से चेंज हो, और ICR हमारा कंट्री का जो ICOR है वो 5 चल रहा है। तो बताइए कि हमें इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, तो इसको इंटू कर देंगे, यानी कि मेरे को 40% इन्वेस्टमेंट लगेगा, तब जाके मेरी कंट्री का GDP जो है वो कितना बढ़ेगा, 8% के हिसाब से बढ़ेगा। ठीक है, अगर मेरे को ICOR कम करना है, ठीक है, असल में ICOR है ना बहुत ही बड़ा रेशियो होता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये एक हर चीज़ को एक्सप्रेस कर देगा, क्योंकि हमारे कंट्री की टेक्नोलॉजी लेवल क्या है, हमारे वर्कर का स्किल कैसा है, हमारे गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। ठीक है, वो जितना अच्छा होगा ICOR उतना कम होगा। मान लीजिए ये ICR सिर्फ 3 होता, तो बताइए मुझे कितना इन्वेस्टमेंट लगता,
8 × 3 यानी 24%। तो सोच रहे हैं आप, अगर हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स इनको सुधारें तो हम लोगों को सिर्फ 24% इन्वेस्टमेंट में ही हम लोग 8% चेंज ले आएंगे जीडीपी में। ठीक है, तो ICOR का ये इंपॉर्टेंस है कि कंपैरिजन करने में मदद करता है, एफिशिएंसी को काउंट करने में मदद करता है, हम हर चीज़ की एफिशिएंसी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई ICOR इज़ इम्पॉर्टेंट। होप यू फाइंड दिस लेक्चर हेल्पफुल। थैंक यू ऑल।